तो चलिए नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं अब हम। मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट। तो मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट में क्या है? मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट है हमारे पास, यहाँ पर हमें मिलेगी मेटल की डेफिशिएंसी। मेटल की डेफिशिएंसी का मतलब हो गया कि हमारे पास जो कैटायन है, कैटायन की वैकेंसी, आप इसको कैटायन वैकेंसी भी बोल सकते हैं। हमने कल मतलब प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया ही था आपसे कि ये जो डिफेक्ट है हमें किस में मिलेगा? हमें उन मेटल्स में मिलेगा जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट पर होंगे। मेटल्स विद वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट पर होंगी, वहाँ हमें ये डिफेक्ट मिलेगा। Like as copper exists in two oxidation state, cuprous and cupric. This we have already done, बता चुके हैं। फेरस, फेरिक, निकल +2 +3 भी sometime and +4 as well। तो अगर हम कोई भी एक क्रिस्टल लेते हैं, मान लेते हैं हमने लेटिस लिया फेरस ऑक्साइड का, और फेरस ऑक्साइड लिखने का मतलब है कि फेरस 1 और ऑक्सीजन 1, ठीक है बेटा, फेरस और ऑक्सीजन। तो ऑक्सीडेशन स्टेट सॉरी इनका जो रेशियो है वो 1:1 का है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे आयरन 100 है तो ऑक्सीजन भी 100 ही होगा। अब अगर मान लें कि हमारे पास 3 फेरस आयन इस क्रिस्टल से निकल जाएं, तो चार्ज की न्यूट्रलिटी के लिए हमें 2 फेरस आयन रखने पड़ेंगे, 2 फेरिक आयन रखने पड़ेंगे। यहाँ हमें 2 फेरिक आयन रखने पड़ेंगे, जिससे कि ओवरऑल चार्ज +6, ओवरऑल चार्ज +6 रहे। लेकिन जो जगह भरेगी वो सिर्फ 2 स्पेस फिल होंगे। जगह खाली कितनी हुई थी? 3 जगह खाली हुई थी। एक फेरस +2, फिर दूसरा फेरस +2 और तीसरा फेरस +2। लेकिन जब आप इस फेरस की जगह फेरिक इन खाली जगह पर भरेंगे तो यू हैव टू प्लेस ओनली द 2 फेरिक आयन, 2 फेरिक आयन आएंगे। ये आ गए फेरिक आयन, क्योंकि चार्ज बैलेंस हो गया। अब ये तो भर चुके हैं लेकिन ये हमारे पास वैकेंट है, तो इसीलिए हम बोलते हैं कैटायन वैकेंसीज। कैटायन की वैकेंसी हो गई या मेटल डेफिशिएंट हो गया। तो इलेक्ट्रिकली तो ये न्यूट्रल है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, लेकिन कुछ वैकेंसी डेवलप हो जाएंगी। तो अब इसको अगर हम नेक्स्ट पेज पर जाएं बेटा, तो अगर हम यहाँ एक क्रिस्टल लेते हैं अपना, जैसे हमने ये एक क्रिस्टल लिया, ये क्रिस्टल ले लिया, इसमें कैटायन है और एनायन है, लाइक दिस वन, और ये इस टाइप का परफेक्ट क्रिस्टल बन गया हमारे पास। तो इस परफेक्ट क्रिस्टल में अगर हम यहाँ पर +2, यहाँ -2, यहाँ +2, यहाँ -2, इस तरीके से रखते चले जाएं बेटा। हाँ, ये +2, ये -2, ये +2, ये -2, दिस इज +2, -2, +2, -2, +2 एंड -2 एंड सो ऑन, इस तरीके से -2, +2 एंड -2। तो ये तो परफेक्ट क्रिस्टल है जिसमें 8 हमारे पास कैटायन है और 8 ही एनायन है। लेकिन सपोज करें कि हमने यहाँ से 3 कैटायंस किसी वजह से निकाल दिए, जैसे हमने ये सपोज निकाल दिए, और 3 कैटायन अगर हमने निकाले हैं तो इसकी जगह पर ये हमारे पास खाली स्पेस हो जाएगा, ये खाली स्पेस होगा, ये खाली स्पेस होगा। अब इसमें से हमने किसी जगह पर +3 और यहाँ पर +3 ऐसे भर दिया, तो चार्ज तो न्यूट्रलाइज हो गया बेटा, लेकिन ये हमारे पास क्या हो गई? कैटायन वैकेंसी हो गई, होल्स डेवलप हो गए, और होल्स हो गए, कैटायनिक वैकेंसी हो गई, तो ये हमारे पास एक सेमीकंडक्टर की तरह से काम करेगा। तो अब इसको थोड़ा सा और इलस्ट्रेट करें
तो अगर हम यहाँ पर लिखें कि जब इसमें डिफेक्ट नहीं था, तो ये AB लिख सकते हैं या FeO लिख सकते हैं आप। ये हमारे पास 8 थे, ये भी 8 थे, लेकिन अब आयरन हमारे पास कुल मिलाकर आयरन 7 रह गए और ऑक्सीजन कितने हैं, 8 हैं। तो पहले तो रेशियो 1:1 था, लेकिन अब रेशियो 1:1 का नहीं है। तो हम क्या करते हैं, जैसे हमने लिखा 0.960 ऐसे लिखा, मतलब ये 1 है हमारे पास। तो ये 0.96 कहने का मतलब है कि ये फेरस ऑक्साइड होना चाहिए था, लेकिन इसमें कुछ फेरस आयन रिप्लेस हो गए फेरिक आयन से, कुछ फेरस आयन फेरिक आयन से रिप्लेस हो गए, इसीलिए आयरन का नेट नंबर थोड़ा कम हो गया, बट इट इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। और ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसके अंदर, इस केस में हमारे पास सर्टेन फेरस आयन भी हैं और फेरिक आयन भी हैं, फेरस और फेरिक दोनों हैं, ये हैं। अब जो हमारा न्यूमेरिकल बनता है इसमें, वो न्यूमेरिकल बनता है कि बताएं क्या परसेंटेज, क्या अमाउंट में इस केस में फेरस आयन है और क्या अमाउंट में फेरिक आयन है, क्या अमाउंट में फेरस आयन है और क्या अमाउंट में फेरिक आयन है, ये हमें कैलकुलेट करना है। ठीक, तो हम क्या करते हैं, इसके लिए चार्ज बैलेंसिंग का कंसेप्ट यूज करते हैं। चार्ज बैलेंसिंग का कंसेप्ट यूज करेंगे बेटा। अब जो चार्ज बैलेंसिंग का कंसेप्ट है वो कहता है कि जितना हमारे पास कैटायनिक चार्ज है उतना ही एनायनिक होना चाहिए। तो हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर है FeO 0.96 और ये 1, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं परसेंटेज की पॉइंट ऑफ व्यू से, ये 96 हो गया और O 100 हो गया, O 100 हो गया। तो जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज भी होना चाहिए, तभी ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। तो हम मान लेते हैं कि इस पूरे पार्ट में कुछ हमारे पास फेरस आयन है, फेरिक आयन है। कितने फेरस फेरिक हैं ये देखते हैं। तो अगर मान लें कि ये X है तो ये 96 माइनस X होंगे, और ये तो हमारे पास है ही है 100 ऑक्साइड। तो जितना भी पॉजिटिव चार्ज होगा इनका, वो इसके नेगेटिव चार्ज के बराबर होना चाहिए। हाउ टू कैलकुलेट, देखो बेटा, इसके लिए हम क्या करते हैं कि हमारे पास मान लेते हैं X फेरस आयन है, यानी +3 वाले हैं, और प्लस 96 माइनस X फेरस आयन है, और इनका जो ओवरऑल चार्ज है वो 100 इंटू 2 के बराबर है, यानी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज सेम है। बस यहाँ से आपको x की वैल्यू निकालनी है, मतलब ये हो गया 3x प्लस ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने 2 से, तो ये हो गया हमारे पास 192 माइनस 2x इज इक्वल्स टू 200, इज इक्वल्स टू 200, ये आ गई वैल्यू हमारे पास। तो हम लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू 8। x अगर 8 बन गया हमारे पास तो ये वैल्यू आ गई फेरिक आयन की। और फेरस कितना होगा हमारे पास, फेरस होगा 96 माइनस 8, तो 96 माइनस 8 दैट इज़ 88। ये फेरस हो गया, ये फेरिक हो गया, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, हम निकाल सकते हैं इसे। आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। किसी को कोई डाउट है बेटा तो पूछ लीजिए। अब बेसिकली इसकी एक तो हमें एक एग्ज़ाम्पल करना है। एग्ज़ाम्पल है हमारे पास फूल्स गोल्ड का, फूल्स गोल्ड। अब नाम से ही पता चल रहा है फूल्स गोल्ड, बेवकूफ़ों का सोना। मतलब ये कि ये एक्चुअली गोल्ड नहीं होता, ये लश्चर देता है गोल्ड जैसी, लश्चर देता है गोल्ड जैसी, और वो है हमारे पास आयरन पाइराइट। ये सब्सटेंस है हमारे पास आयरन पाइराइट। आयरन पाइराइट
में अगर इसी तरह का डिफेक्ट होगा, मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट होगा, मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट, तो मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट की वजह से ये लश्चर देता है। क्यों लश्चर देता है? कि अगर हमारे पास मान लो आयरन यहाँ पर +2 में है, तो कुछ आयरन हमारे पास +3 में भी हो जाते हैं डिफेक्ट की वजह से, और इस डिफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज़ होकर यहाँ चला जाता है, माइनस इलेक्ट्रॉन, और ये बन जाता है हमारे पास फेरस से फेरिक, और ये बन जाता है फेरिक से फेरस, फिर इलेक्ट्रॉन इधर आ जाता है। तो इस इलेक्ट्रॉन की वजह से, इस इलेक्ट्रॉन के एक्सचेंज की वजह से ये एक गोल्डन कलर इम्पार्ट करते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं हम फूल्स गोल्ड। तो फूल्स गोल्ड इज अ आयरन पाइराइट। दिस इज ड्यू टू द एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन between the two metal ion of different oxidation state। इसकी वजह से ये कलर इम्पार्ट करता है। एक एग्जाम्पल करते हैं अब हम। एग्जाम्पल में है, जैसे मान लें हमारे पास एक निकल का ऑक्साइड है NiO, और यहाँ लिखा है 0.98। तो आपको फाइंड करना है इस क्रिस्टल में निकल +2 और निकल +3 की परसेंटेज क्या है। निकल +2 एंड निकल +3 की परसेंटेज क्या होगी इसके अंदर। आई एम गिविंग यू 1 मिनट टू सॉल्व, फिर मैं डिस्कस करता हूँ बेटा इसको। देखिए, कोशिश कीजिए सॉल्व करने की। तो इसको भी हमें चार्ज बैलेंसिंग के कंसेप्ट से ही करना था, और हमने पूछ भी लिया आपसे कि बताइए कि निकल +2 कितना है और +3 कितना है। तो हमने क्या किया, मान लेते हैं निकल +2 हमारे पास था ये था हमारे पास x अमाउंट, तो ये हो जाएगा हमारे पास 98 माइनस x अमाउंट। चार्ज बैलेंसिंग का कंसेप्ट लगाना है तो हमारे पास हो जाएगा 2 × 98 माइनस x प्लस 3 × x इक्वल्स टू 100 × 2, तो ये हो जाएगा 200। ये वैल्यू आ गई हमारे पास, और ये हो गया हमारे पास 196 माइनस 2x प्लस 3x इज इक्वल्स टू 200। तो x इज इक्वल्स टू, x हो जाएगा हमारे पास कितनी वैल्यू, 4 वैल्यू। तो अगर हमें परसेंटेज ऑफ निकल +3 निकालनी है, तो निकल +3 के लिए हम क्या करेंगे, निकल +3 के लिए हो जाएगा 4 आउट ऑफ 98 इंटू 100। तो ये लगभग आपके पास वैल्यू बन जाएगी कितनी, 4.08%, स्लाइटली ग्रेटर देन 4। और परसेंटेज ऑफ निकल +2, दिस विल बी 100 माइनस 4.08, that will come out 95.92%। That's it। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चेंज कर देते हैं पेज, किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए बेटा। अभी नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। अब हम बात करेंगे इम्प्योरिटी डिफेक्ट की। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द इम्प्योरिटी डिफेक्ट। नेक्स्ट इज द इम्प्योरिटी डिफेक्ट। देखो, इम्प्योरिटी डिफेक्ट हमें जो क्रिस्टल्स में मिलता है वो दो अलग अलग तरह के क्रिस्टल को हम कंसीडर करते हैं। एक तरह का क्रिस्टल होता है हमारे पास कोवलेंटली बॉन्डेड या कोवलेंट क्रिस्टल, और दूसरा होता है हमारे पास आयनिक क्रिस्टल या आयनिक सॉलिड। तो इम्प्योरिटी डिफेक्ट हम दो अलग अलग जगह करेंगे, इन कोवलेंट सॉलिड एंड इन आयनिक सॉलिड। बहुत आसान है, बिल्कुल इजी।
तो कोवेलेंट सॉलिड में कैसा डिफेक्ट होता है, कोवेलेंट सॉलिड को हम पहले डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कोवेलेंट सॉलिड में अगर हम यूज़ करते हैं बेटा लाइक एज सिलिकॉन और जर्मेनियम, जिसको हम प्राइमरली यूज़ करते हैं क्या बनाने के लिए, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस बनाने के लिए, सिलिकॉन और जर्मेनियम को। तो जैसे हमने मान लो एक सिलिकॉन का क्रिस्टल लिया, तो यहाँ हमारे पास सिलिकॉन है। सिलिकॉन कार्बन फैमिली का एलिमेंट है जिसके वैलेंस शेल में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन होंगे इस तरीके से। फिर दूसरा सिलिकॉन लिया, उसके वैलेंस शेल में भी 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। फिर नेक्स्ट सिलिकॉन एंड इट गोज़ टू कंटिन्यू। तो इस तरीके से इनके बीच में बॉन्ड बने होंगे बेटा, इधर फिर इस साइड फिर इस साइड, फिर ये सिलिकॉन बॉन्डेड होगा इस इलेक्ट्रॉन के थ्रू, और फिर ये बॉन्डेड होगा, फिर ये बॉन्डेड होगा, फिर इधर ये चेन चलती रहेगी, इधर ये चेन चलेगी, इधर ये चेन चलेगी, ऐसे। फिर यहाँ पर भी कोई सिलिकॉन होगा हमारे पास, ठीक है, ये इसका इलेक्ट्रॉन, ये इसका इलेक्ट्रॉन, ये इसका इलेक्ट्रॉन, और ये भी आगे आगे बॉन्डेड होंगे लाइक दिस वन, ऐसे बॉन्डेड होंगे। ये बॉन्डेड हो गया, ये बॉन्डेड हो गया, ये बॉन्डेड हो गया, ठीक है। इस तरीके से सिलिकॉन की चेन चलती रहेगी। यहाँ भी हम सिलिकॉन लिख सकते हैं, इधर भी हमने सिलिकॉन लिख लिया, ये भी चेन कंटिन्यू चलती रहेगी। और वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है और यही 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड हो जाते हैं बेटा इस तरीके से। अब तो अगर हम इसको ग्रुप 15 के एलिमेंट के साथ, ग्रुप 15 के एलिमेंट जैसे फास्फोरस या आर्सेनिक के साथ डोप कर दें, फास्फोरस या आर्सेनिक के साथ डोप कर दें, तो फास्फोरस और आर्सेनिक के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ये वैलेंस शेल के 5 इलेक्ट्रॉन अगर हम सिलिकॉन की जगह पर रखेंगे तो हमारे पास जो क्रिस्टल आएगा वो होगा सिलिकॉन। सिलिकॉन के साथ हमने यहाँ फास्फोरस लगा दिया, फिर सिलिकॉन हो गया, इधर भी सिलिकॉन हो गया, इधर भी सिलिकॉन हो गया, इधर भी सिलिकॉन हो गया, इस तरीके से। और ये चेन हमारे पास इस तरीके से जुड़ती चली जाएगी। ये इधर सिलिकॉन लगा दिया हमने, इधर भी हो गया, इधर भी हो गया, सभी जगह हमने सिलिकॉन लगा दिया। कुछ एक जगह पर हम फास्फोरस को लिख सकते हैं इस तरीके से। लेकिन फास्फोरस के पास तो 5 इलेक्ट्रॉन है, 4 नहीं, तो 1 इलेक्ट्रॉन अनबॉन्डेड बच जाएगा जो बॉन्डिंग में नहीं जाएगा। और इसी फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से अब ये थोड़ी थोड़ी इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करेगा। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन है नेगेटिवली चार्ज है, तो जो सेमीकंडक्टर बनेगा उसको हम बोलेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर, या इसको हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स भी बोल देते हैं। तो हम इसको एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स भी बोलते हैं। और अगर हम इसी सिलिकॉन को, सेम सिलिकॉन को अगर अब हम यहाँ डोप कर दें किसके साथ, 13th ग्रुप के एलिमेंट के साथ, यहाँ हम डोप कर दें किसके साथ, 13th ग्रुप के साथ, ग्रुप 13। ग्रुप 13 में हम बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम लाइक दिस वन, तो हम बोरोन यूज़ कर सकते हैं, गैलियम यूज़ कर सकते हैं, एल्यूमिनियम यूज़ कर सकते हैं। अब इनमें कितने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस शेल में। तो अब फास्फोरस की जगह बोरोन, एल्यूमिनियम या गैलियम आ जाएगा, तो स्ट्रक्चर अभी भी कुछ वैसा ही रहेगा, थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। मान लेते हैं यहाँ एल्यूमिनियम हो गया, एल्यूमिनियम हमने लगा दिया, तो इधर सिलिकॉन, इधर सिलिकॉन, इधर भी सिलिकॉन, फिर सिलिकॉन हो गया, फिर सिलिकॉन हो गया। तो इस तरीके से हमारे पास सिलिकॉन सिलिकॉन सब जगह लगता चला जाएगा ऐसे। ये सिलिकॉन आ गया, ये सिलिकॉन आ गया, इधर भी सिलिकॉन हो गया। अब इधर हमारे पास सिलिकॉन तो है, ये रहा सिलिकॉन, लेकिन एल्यूमिनियम के कितने इलेक्ट्रॉन हैं, सिर्फ 3 हैं, तो इसके बीच में बॉन्ड नहीं बनेगा। तो एक जगह हमारे पास, इसको हम यहाँ लिख देते हैं, खाली जगह बच जाएगी, बॉन्ड नहीं बनेगा, होल्स बच जाएंगे। तो अब इन होल्स की वजह से इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होगा, और इसको हम बोलते हैं पी टाइप सेमी कंडक्टर्स। पी स्टैंड्स फॉर पॉजिटिव। तो 2 तरह के सेमी कंडक्टर्स हम बना सकते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम से। एन टाइप अगर 15th ग्रुप के एलिमेंट के साथ डोप करें, नाइट्रोजन नहीं होता उसमें, गैस है, इसलिए फास्फोरस, आर्सेनिक इनको यूज़ कर लेते हैं। और अगर हम 13th ग्रुप के एलिमेंट को के साथ डोप करें तो बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, उसमें हमें एक खाली जगह मिल जाती है, और उनको हम बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर्स आर द 2 डिवाइसेस।
और जो हम सेमीकंडक्टर्स बनाते हैं बेटा, तो प्रिंसिपली हम सेमीकंडक्टर्स जो बनाते हैं, सेमीकंडक्टर्स वो बनाते तो किससे हैं? वो सेमीकंडक्टर्स हम जो अभी हमने डिस्कस किया उसी से बनाते हैं। लेकिन इसके अलावा भी हम सेमीकंडक्टर्स बना सकते हैं बाय द मिक्सिंग ऑफ 13th एंड 15th ग्रुप एलिमेंट, बाय मिक्सिंग ऑफ 12th एंड 16th ग्रुप एलिमेंट। 12th ग्रुप और 16th ग्रुप के एलिमेंट को मिलाकर भी बना सकते हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ 13th एंड 15th ग्रुप एलिमेंट, जैसे हमारे पास है ही कौन कौन से एलिमेंट है 13th ग्रुप में, जैसे बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। और 15th ग्रुप में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। तो मान लेते हैं आपने एल्यूमिनियम लिया 13th ग्रुप का और फॉस्फोरस ले लिया 15th ग्रुप का, तो ये हमारे पास सेमीकंडक्टर बन सकता है। इसी तरीके से 12th एंड 16th ग्रुप के एलिमेंट को मिलाकर भी हम सेमीकंडक्टर्स बना सकते हैं। तो 12th ग्रुप में आ जाता है हमारे पास जैसे जिंक, कैडमियम एंड मरकरी। और 16th ग्रुप में आ जाता है हमारे पास ऑक्सीजन फैमिली, जैसे सल्फर, सिलीनियम, टेल्यूरियम, कोई भी। तो जैसे हमने 12th ग्रुप लिया जिंक और 16th ग्रुप लिया सल्फर। तो इस टाइप के सेमीकंडक्टर्स हम बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं। तो ये सिंपल है सेमीकंडक्टर्स डिवाइसेस। ये था कोवलेंट कंपाउंड में, इम्प्योरिटी डिफेक्ट में। अब जो हमारे पास दूसरा डिफेक्ट आएगा वो आएगा इन आयनिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड्स में। जो आयनिक सॉलिड है उसमें भी अब हम इम्प्योरिटी मिक्स करेंगे, इम्प्योरिटी लाइक कराएंगे। ये भी बहुत सिंपल है। जैसे आपने मान लो NaCl लिया, तो NaCl लेंगे तो NaCl का क्रिस्टल है और इसको आपने मिक्स कर दिया, डोप कर दिया, मिला दिया, जैसे AlCl3 के साथ या SrCl2 के साथ। तो SrCl2 में यानी स्ट्रोंशियम में ऑक्सीडेशन स्टेट है +2 और सोडियम में ऑक्सीडेशन स्टेट है बेटा +1। तो सोडियम हो गया हमारे पास +1 और स्ट्रोंशियम हो गया +2। तो पर 2 सोडियम आयन हम एक Sr+2 प्लेस करेंगे, एक Sr+2 को प्लेस करेंगे, जिससे कि एक वैकेंसी कैटायनिक बन जाएगी। जैसे 2 सोडियम आयन थे लेकिन इनको भरने वाला सिर्फ कौन है, एक स्ट्रोंशियम +2, एक जगह खाली बच जाएगी। तो ये वैकेंसी हो गई, ये फिल हो गया इससे 2 सोडियम आयन की जगह। अगर आप इसी को मिक्स कर देते, मान लेते हैं ये 3 सोडियम आयन हो गए हमारे पास, 3 सोडियम आयन हो गए टोटल। और मान लो आपने इसमें मिला दिया AlCl3, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। तो एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड में एल्यूमिनियम है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट पर, और अगर एल्यूमिनियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट पर है तो खाली जगह हमें इस बार मिलेंगी 2, क्योंकि उन 3 खाली जगह में से एक जगह ही ऑक्यूपाई होगी किससे, एल्यूमिनियम +3 से। बाकी 2 कैटायनिक वैकेंसी आप कह सकते हैं अवेलेबल हो जाएंगी या अवेलेबल रहेंगी। तो आयनिक सॉलिड में बहुत सिंपल है। अब हम यहाँ पर क्रिस्टल बना सकते हैं। जैसे आपने लिया, सपोज करें ये NaCl का क्रिस्टल, NaCl के क्रिस्टल में Na आयन है और Cl नेगेटिव है। इस टाइप का क्रिस्टल हो गया। सब जगह हमारे पास एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव रखा हुआ है इस तरीके से। और ये अगर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस इस टाइप का हमने लगा दिया, और कहीं एक जगह से अगर आपने पॉजिटिव को हटा दिया, यहाँ से डोप कर दिया SrCl2 के साथ, फिर आपने इसको दूसरी भी कहीं जगह से हटा दिया, तो 2 तो आपको खाली जगह मिल ही जाएंगी, 2 एम्प्टी स्पेस मिलेंगे, एक ये। लेकिन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल करने के लिए आपने किसी एक जगह पर +2 वाला आयन प्लेस कर दिया, +2 वाला, और एक होल क्रिएट हो गया, ये खाली जगह बच गई। दिस इज द वॉइड स्पेस, खाली जगह हमारे पास बच चुकी है ये वाली।
और ये खाली जगह अगर हमें बच गई है तो कैटायनिक वैकेंसी हो गई। लेकिन ये इम्प्योरिटी डिफेक्ट है। इम्प्योरिटी का मतलब जो हमारे पास ओरिजिनल क्रिस्टल था उसमें हमने दूसरा ऐड कर दिया। चलिए ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं अब हम न्यूमेरिकल। द क्वेश्चन इज, एक प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं यहाँ से। इफ NaCl is doped with 10 raised to the power minus 3 mole percent SrCl2, calculate the concentration of cation vacancies. Calculate the concentration of cation vacancies. ये हमारे पास एक प्रॉब्लम है। आई एम गिविंग यू द टाइम टू सॉल्व इट आउट। 1 मिनट देता हूँ बेटा। देखो बेटा, इसमें क्या है कि हमने NaCl को डोप किया है किसके साथ? SrCl2 के साथ। NaCl को डोप कर रहे हैं हम किसके साथ? SrCl2 के साथ। तो अभी हम डिस्कस भी कर चुके हैं कि अगर हम 2 सोडियम आयन को रिप्लेस करेंगे तो हमें एक Sr+2 रखना पड़ेगा, एक Sr+2। तो खाली जगह तो हमने की थी 2, लेकिन उसमें से एक जगह पर Sr+2 ने एकोमोडेशन कर ली है, Sr+2 ने, और एक जगह हमारे पास खाली रह गई है। तो पर 1 Sr+2, एक अगर हम Sr+2 लगाते हैं तो हमें एक कैटायनिक वैकेंसी मिल जाती है, क्योंकि 2 वैकेंसी होंगी, 2 में से एक ऑक्यूपाई होगी और एक खाली रह जाएगी। तो 2 हटाएंगे हम सोडियम आयन, एक Sr+2 रखेंगे, तो Sr+2 रखने की वजह से वो तो वैकेंसी नहीं होगी, वो तो भर गया और एक खाली रह जाएगा, राइट। तो अब गिवन डाटा के हिसाब से if NaCl is doped with 10 raised to the power minus 3 mole % SrCl2, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं the number of moles of Sr+2 in 100 mole of NaCl is equals to 10 raised to the power minus 3 मोल परसेंटेज बोला है बेटा। तो Sr+2 100 मोल NaCl में कितने हैं? 10 raised to the power minus 3। और अगर 100 मोल NaCl में 10 raised to the power minus 3 मोल्स Sr+2 है, तो जो वैकेंसी आएगी, कैटायन वैकेंसी, वो भी कितनी आएगी? 10 raised to the power minus 3 ही आएगी, क्योंकि एक Sr+2 के आने से एक वैकेंसी आती है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैटायन वैकेंसी in 100 mole of NaCl is equals to 10 raised to the power minus 3। मतलब जितने आपने Sr+2 ऐड किए उतने ही आपको कैटायनिक वैकेंसी मिलेगी। फिर हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैटायन वैकेंसी in 1 mole of NaCl। 1 मोल में कितनी हो जाएंगी? 10 raised to the power minus 3 by 100, that is 10 raised to the power minus 5। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास? 10 raised to the power minus 5 1 मोल NaCl में। तो हमारे पास टोटल कैटायन वैकेंसी will be equal to
10⁻⁻5 इंटू एवोगैड्रोस नंबर, और ये वैल्यू हो गई आपके पास कितनी, 10⁻⁻5 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, जिसका आंसर हो गया 6.02 इंटू 10⁻18। इतनी कैटायनिक वैकेंसी बन जाएंगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम, और हम बात करते हैं अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ की। नेक्स्ट आर द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। डिफेक्ट्स के बाद हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड पर आ गए। वी टॉक अबाउट द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। लगभग हर सब्सटेंस के पास कुछ ना कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और ये प्रॉपर्टीज़ जनरली अराइज होती हैं ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन इट। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक मूविंग ऑब्जेक्ट है, वो अपनी ऑर्बिट में भी घूमता रहता है अराउंड द न्यूक्लियस, और अपनी एक्सिस पर भी स्पिन करता रहता है। तो अगर हम देखें कि एक इलेक्ट्रॉन है जो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है अपने न्यूक्लियस के चारों तरफ, ये रहा न्यूक्लियस और ये रहा हमारा ये इलेक्ट्रॉन, ऐसे। तो इलेक्ट्रॉन इस सर्कुलर पाथ में भी घूम रहा है इस तरीके से, और यही इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस पर भी स्पिन करता रहता है, चाहे तो क्लॉकवाइज और चाहे वो एंटी क्लॉकवाइज, इस तरीके से। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है अपनी एक्सिस पर भी, और चार्ज पार्टिकल अगर मूव कर रहा है, कंटिन्यूस मूव कर रहा है, तो वो एक टाइनी मैग्नेट की तरह से बिहेव करता है, टाइनी मैग्नेट की तरह से बिहेव करने लग जाता है, ठीक है। और इसीलिए उसके अंदर एक मैग्नेटिक मोमेंट आता है, और इस मैग्नेटिक मोमेंट को हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका हम मेजरमेंट करते हैं √n इंटू n+2 बोहर मैग्नेटॉन, विच इज़ द यूनिट n इंटू n+2, जहाँ n अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को बताता है, n इंटू n+2, और यूनिट है इसकी बोहर मैग्नेटॉन। इस तरीके से उसके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ मैग्नेटिक आ जाती है बेटा। और ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अगर हम डिस्कस करें तो कुल मिलाकर 4-5 तरह की होती है, ब्रॉडली 5 टाइप्स की होती है, जैसे डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरो एंड फेरीमैग्नेटिक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम डायमैग्नेटिक सब्सटेंस देखें, तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस किन को कहते हैं? देखो बेटा, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस वो होते हैं जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रिपेल होते हैं, और इसकी वजह ये होती है कि गिवन सब्सटेंस के अंदर, गिवन कंपाउंड के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो हम इसके लिए लिख सकते हैं, फर्स्ट पॉइंट, कि ये रिपेल इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, रिपेल इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम इनको लेके जाते हैं तो ये रिपेल हो जाते हैं बेटा। क्यों होते हैं? दूसरी वजह, ड्यू टू पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं होता, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। अब तीसरा पार्ट इसमें आता है इम्पॉर्टेंटली एग्जाम्पल, जैसे वाटर H2O, जैसे बेंजीन C6H6, जैसे सोडियम क्लोराइड NaCl, जैसे टाइटेनियम ऑक्साइड TiO2, इस टाइप के एग्जाम्पल्स। और अगर एक भी सब्सटेंस आपको मिल जाए, कैसा मिल जाए, जिसके अंदर वीकली अट्रैक्शन हो इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तब हम उसको बोलने लग जाते हैं पैरामैग्नेटिक है।
तो सब्सटेंस विच आर वीकली अट्रैक्टेड, ध्यान रखना वीकली अट्रैक्टेड है, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड नहीं है, वीकली अट्रैक्टेड इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तब हम उसको बोलते हैं पैरामैग्नेटिक। तो दूसरी हमारे पास हो जाती है पैरामैग्नेटिक। और ये जो पैरामैग्नेटिज्म आया ये ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वन और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, या जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आते जाएंगे पैरामैग्नेटिज्म उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होंगे, ये होंगे वीकली अट्रैक्टेड इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, वीकली अट्रैक्टेड इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ये है। और इसका जो रीज़न होगा वो होगा ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से क्या होता है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का स्पिन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मिल जाता है आपको, और अगर पेयर्ड होंगे तो हर इलेक्ट्रॉन का स्पिन एक दूसरे को कैंसिल करता रहेगा ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। और जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ज़्यादा पैरामैग्नेटिज्म होगा। और एग्जाम्पल के फॉर्म में हम देख सकते हैं O2 Cu+ Fe+3 लाइक दिस वन, Cu+2 Fe+3, ये सब के सब हमारे पास पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, Fe+3 Cu+2।